जो दिखे वो सच नहीं होता। हमारी सेंसेस हमें धोखा दे सकते हैं। यहाँ तक कि तारे भी जैसे नजर आते हैं वैसे है नहीं। विज्ञान ने कॉस्मोस के बारे में जो पता किया है वो इतना हैरत अंगेज है कि हम सोच भी नहीं सकते। लाइट, टाइम, स्पेस और ग्रेविटी मिलकर ऐसी हकीकत तैयार करते हैं जो इंसान के तजुर्बे से बाहर की चीज है। आज हम वहीं जा रहे हैं। आइए मेरे साथ। 1802 में ऐसी ही एक रात को एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल अपने बेटे जॉन के साथ इंग्लैंड के समुद्र किनारे टहल रहे थे। हर्शल ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने कॉस्मोस के अनंत महासागर की गहराइयों में झांक कर देखा था। वहां उन्होंने उस जादू की झलक देखी थी जो लाइट टाइम के साथ करती है। डैड, क्या आप भूतों पे यकीन करते हैं? हाँ, जरूर करता हूँ बेटे। आप करते हैं? मुझे लगा आप नहीं करते होंगे। नहीं नहीं, इंसानों वाले भूतों में तो कभी नहीं, उनमें तो कतई नहीं। ऊपर देखो मेरे बच्चे, आसमान में भूत ही भूत हैं। वो तो तारे हैं, ठीक से समझाइए। हर तारा उतना ही बड़ा और चमकदार है जितना हमारा सूर्य। जरा सोचो, सूर्य भी इन तारों की तरह ही छोटा और टिमटिमाता दिखे, इसके लिए उसे कितनी दूर ले जाना पड़ेगा। तारों से निकलने वाली रोशनी बहुत तेज चलती है, उससे तेज कुछ भी नहीं, मगर उसकी भी एक हद है। उनकी भी रोशनी को हम तक आने में वक्त लगता है। जो सबसे नजदीक है उसे भी सालों लगते हैं, दूसरों को सदियां लगती हैं। कुछ तारे तो इतनी दूर हैं कि उनकी रोशनी को पृथ्वी तक आने में कई युग लग जाते हैं। कुछ तारों की रोशनी जब तक यहाँ पहुंचती है तब तक वो खत्म हो चुके होते हैं। हम उन तारों के भूत ही तो देख रहे होते हैं। हमें उनकी रोशनी जरूर दिखती है, मगर उनका शरीर तो बहुत पहले ही मर चुका होता है। जॉन, हमने वक्त को इतना पीछे जाकर देखा है, इतना तो कभी किसी ने नहीं देखा होगा, लाखों साल पीछे जाकर। विलियम हर्शल ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने ये समझा था कि टेलीस्कोप असल में एक टाइम मशीन है। गुजरे वक्त में जाए बगैर हम स्पेस में कुछ देख भी नहीं सकते। रोशनी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर या 1,86,000 माइल्स का फासला तय करती है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी भी इतनी ही है, यानी चंद्रमा हमसे 1 लाइट सेकंड दूर है। अगली बार चांद को देखने पर समझ जाइए, आप वक्त में 1 सेकंड पीछे देख रहे हैं। ये सूर्य है, मगर असल में ये वहां नहीं है। अगले 2 मिनट बाद ही नजर आएगा। सूर्य का उगना भी एक धोखा है। पृथ्वी का एटमॉस्फेयर सूर्य की किरणों को मोड़ देता है, जैसे कि लेंस या पानी का ग्लास करता है। इसलिए सूर्य आसमान में पहुंचे इससे पहले ही हमें उसकी इमेज नजर आने लगती है।
मेरे पीछे ये सूर्य एक राज है, बिल्कुल उसी तरह जैसे गर्मी के दिनों में किसी रेगिस्तानी सड़क पर पानी का धोखा होता है। सूर्य की रोशनी करीब 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचती है, यानी सूर्य हमसे 8 लाइट मिनट दूर है। पृथ्वी से हमें सूर्य वैसा ही दिखता है जैसा वो 8 मिनट पहले था। एक और बात, सूर्य कभी उगता नहीं बल्कि पृथ्वी घूमती है और उसके साथ हम। भले ही यकीन ना हो, मगर इस वक्त मैं एक जेट प्लेन से भी तेज चल रहा हूं और आप भी और पृथ्वी के सारे लोग भी। ये भी सुनिए, ये जो होराइजन है वहां भी असल में कुछ नहीं है, कहीं कोई किनारा नहीं होता। होराइजन भी सिर्फ एक और धोखा है। ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इसलिए पृथ्वी और सबसे बाहरी ग्रह नेपच्यून के बीच की दूरी बदलती रहती है। औसतन देखा जाए तो प्रकाश इस दूरी को तय करता है 4 घंटे में, यानी पृथ्वी से हम जो नेपच्यून देखते हैं वो हमेशा 4 घंटे पुराना होता है, 4 लाइट आवर्स दूर। मगर ग्रहों की दूरी सबसे बाहरी ग्रह की भी तारों और गैलेक्सियों की विशाल दूरी के आगे तो कुछ भी नहीं है। जैसे ही हम सूर्य के आसपास वाले इलाके से बाहर निकलते हैं, दूरी नापने वाली यूनिट बदल जाती है, लाइट आवर्स के बजाय लाइट ईयर्स। लाइट ईयर असल में कॉस्मोस का पैमाना है। एक लाइट ईयर यानी 10 ट्रिलियन किलोमीटर्स, यानी करीब 6 ट्रिलियन माइल्स। ये भी दूरी की यूनिट है, जैसे कि मीटर या माइल। ये दूरी लाइट 1 साल में तय करती है। सूर्य का सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से 4 लाइट ईयर से थोड़ा सा ज्यादा दूर है। 4 लाइट ईयर्स की दूरी कितनी होती है? नासा का वॉयजर स्पेसक्राफ्ट 56,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज चलता है। इतनी जबरदस्त रफ्तार के बाद भी वॉयजर को हमारे सबसे नजदीकी तारे तक पहुंचने में 80,000 से भी ज्यादा साल लगेंगे। और प्लीडीज कस्टर के तारे 400 लाइट ईयर्स दूर हैं। हमारी कल्पनाओं के यान में एक अलग तरह की खूबी है, अपने आप में अजूबी। ये हमें दिखाएगा उस वक्त क्या हो रहा था जब किसी दूर के तारे या गैलेक्सी से लाइट ने पृथ्वी तक अपना लंबा सफर शुरू किया था। जब वो लाइट करीब 400 साल पहले प्लीडीज से चली होंगी, तब गैलीलियो पहली बार टेलीस्कोप से देख रहे होंगे। कुछ साल बाद उन्होंने लाइट की स्पीड नापने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। उनका प्लान तो बहुत शानदार था, मगर उस जमाने की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी कि लाइट जैसी तेज रफ्तार चीज को नाप सके। जब हम पृथ्वी से क्रैब नेबुला को देखते हैं तो असल में वक्त से काफी पीछे देख रहे होते हैं। क्रैब नेबुला कभी बहुत बड़ा तारा था, सूर्य से 10 गुना ज्यादा मास वाला। फिर विस्फोट होने के बाद ये सुपरनोवा बन गया। इसका बीच का हिस्सा पल्सर यानी एक पुच्छल तारा है। सिकुड़कर किसी शहर के आकार का हो चुका यह तारा 1 सेकंड में 30 बार घूमता है। इस हिस्से की तेज घूमती मैग्नेटिक फील्ड आसपास के इलेक्ट्रॉन्स में भी उथल पुथल मचा देती है और उनकी रफ्तार बढ़कर तकरीबन लाइट जितनी हो जाती है। उनसे नीली चमक निकलती है जो सुपरनोवा से अभी भी निकल रही गैस के छल्लों को भी रोशन कर देती है। क्रैब नेबुला पृथ्वी से करीब 6,500 प्रकाश वर्ष दूर है। कुछ लोग मानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की उम्र भी कुल इतनी ही है, मगर ब्रह्मांड सिर्फ 6,500 साल पुराना होता तो हमें क्रैब नेबुला से भी दूर के तारों की रोशनी कैसे दिखती? नहीं दिखती। 6,500 प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर किसी भी दिशा से रोशनी पृथ्वी पर आ ही नहीं सकती थी। ये वो वक्त है जो लाइट को हमारे मिल्की वे आकाशगंगा के बहुत छोटे से हिस्से को पार करने में लगता है। ब्रह्मांड की उम्र को 6 या 7,000 साल मानने पर ज्यादातर आकाशगंगाओं की रोशनी को अनदेखा करना पड़ेगा, जबकि सच ये है कि ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब आकाशगंगाओं की रोशनी भी देखी जा सकती है।
हमारी अपनी आकाशगंगा का केंद्र पृथ्वी से करीब 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। मिल्की वे के केंद्र से निकलने वाली जो रोशनी हमें आज नजर आ रही है, वो वहां से तब चली थी जब हमारे पूर्वज अमर होने के तरीके में महारत हासिल कर रहे थे। ऐसी पेंटिंग्स बनाकर जिनमें उनके बहुत बाद आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने की ताकत हो। जो रोशनी हमें सोम्ब्रेरो गैलेक्सी से आती दिखती है, वो 3 करोड़ साल पुरानी है। हमारे पूर्वज पेड़ों पर रहते थे जब वो वहां से चली होंगी। उनका वजन करीब 5 किलो था और एक लंबी सी पूंछ भी थी, मगर 3 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी भी हमारे कॉस्मॉस में पास पड़ोस मानी जाती है। ये आकाशगंगा कोमा क्लस्टर का एक हिस्सा है जो हमसे 32 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। जब ये रोशनी वहां से चली होगी, उस वक्त पृथ्वी पर क्या चल रहा था? तब आज जैसे महाद्वीप, समुद्र या नदियां नहीं थी। हमारे बहुत दूर के पूर्वज पानी से निकलकर जमीन पर आए ही थे। ये रोशनी बहुत पुरानी तो है, मगर हम इससे पुरानी रोशनी को भी देख सकते हैं। सबसे पुरानी रोशनी रात में बहुत हल्की और भूतिया नजर आती है। गोल घेरे के अंदर वो लाल धब्बा देख रहे हैं? ये हमें नजर आने वाली सबसे पुरानी आकाश गंगाओं में से एक है। ये रोशनी 13.4 अरब साल पुरानी है, जिसे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने देखा है। ये रोशनी बहुत शुरुआती तारों से आ रही है। उस वक्त पृथ्वी पर क्या चल रहा था? कुछ भी नहीं। तब न तो पृथ्वी थी, न सूर्य और न मिल्की वे। इसके अरबों साल बाद ही वो सब बने। जब हम ब्रह्मांड में इससे भी आगे देखने की कोशिश करते हैं तो लगता है स्पेस यहीं खत्म हो रहा है, मगर असल में टाइम यहां से तो शुरू होता है। पृथ्वी हमें अपनी तरफ खींचती है। हमारी जिंदगी ग्रेविटी से जूझते हुए ही बीतती है। ये छोटी सी बच्ची ग्रेविटी से लड़कर ऊपर उठने की पूरी कोशिश कर रही है। जिंदगी का पहला कदम उठाने से लेकर दम तोड़ने तक हम पृथ्वी के खिंचाव से पार पाने की जद्दोजहद करते रहते हैं। इसी ग्रेविटी के साए में हम पैदा होते हैं, जिंदा रहते हैं और मर जाते हैं। ग्रेविटी उतनी ही पुरानी है जितना कि ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड की उम्र क्या है? ब्रह्मांड की 13.8 अरब साल की पूरी उम्र का एक नजर में जायजा लेने के लिए हमने कॉस्मिक टाइम को एक साल के कैलेंडर में बदल दिया है। इस वक्त 31 दिसंबर की आधी रात का वक्त है और 1 जनवरी से टाइम की शुरुआत हो रही है। वो चमकदार कोहरा नजर आ रहा है आपको? ये बिग बैंग के बाद का बचा खुचा रेडिएशन है। इसी धमाके के बाद 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड बना था। अभी तक स्पेस और टाइम के बारे में हम जितना जानते हैं, ये उसकी सरहद है। तो फिर बिग बैंग के पहले क्या हुआ था, ये कोई नहीं जानता। उसके पहले का कोई सबूत नहीं बचा है। इस बारे में कई कयास लगाए गए हैं कि ब्रह्मांड कहां से आया, हम पता करेंगे, मगर वक्त आने पर हम ब्रह्मांड में किस जगह हैं? एकदम बीच में। जो ब्रह्मांड हमें नजर आता है उसमें सबको यही लगता है। आप चाहे किसी भी आकाश गंगा में रहते हो, जब भी आप ब्रह्मांड को देखेंगे तो अपने आप को कॉस्मिक होराइजन के एकदम बीचों बीच ही पाएंगे। मगर यह तो सिर्फ नजरों का धोखा है। हकीकत में ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं है। कॉस्मिक होराइजन वैसा ही है जैसा समुद्र पर नजर आने वाला होराइजन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक ब्रह्मांड में लाइट की रफ्तार भी तय होती है जिसकी कोई शुरुआत हुई हो। बिग बैंग के कुछ करोड़ सालों के बाद हाइड्रोजन और हीलियम के बहुत बड़े बादलों के सघन होने से शुरुआती तारे और आकाश गंगाएं बनी। रोशनी के नए स्रोतों के आने के बाद ब्रह्मांड का अंधेरे वाला लंबा दौर खत्म हो गया।
स्पेस लगातार बढ़ते रहने से कॉस्मोस का विकास और भी बड़े पैमाने पर होने लगा। पहली पीढ़ी के तारों ने मरने के बाद स्पेस में हैवी एलिमेंट्स छोड़ दिए और बाद में उन्हीं से ग्रह बने और तब जाकर जिंदगी भी। बिग बैंग में मैटर और एनर्जी बने, मगर सिर्फ इतना ही नहीं हुआ था। स्पेस और टाइम तभी बने थे जब मैटर को बांध कर रखने वाले सारे फोर्सेस भी, जिसमें ग्रेविटी भी शामिल है। आइजक न्यूटन ने गणित का एक नियम खोजा था जो बताता है कि ग्रेविटी कैसे काम करती है। उस नियम के जरिए उन्होंने ग्रहों की गति के बारे में समझाया था। 100 से भी ज्यादा सालों के बाद विलियम हर्शल ने पता किया कि ग्रेविटी और भी बहुत कुछ करती है। जॉन, मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं? हाँ बिल्कुल पापा। मैंने एक नई खोज की है, मगर अब तक किसी को नहीं बताया। जो ग्रेविटी हमें पृथ्वी पर रोके रखती है, वो न्यूटन के मुताबिक ग्रहों को उनकी कक्षाओं में बनाए रखती है। मैंने पता किया है, वही ग्रेविटी दूर के तारों पर भी लागू होती है। डैड, मगर आप ये कैसे जानते हो? आसमान में कॉन्स्टलेशन ऑफ लाइन ढूंढ सकते हो? वो रहा। बहुत बढ़िया। क्या अब तुम वो तारा बता सकते हो जो लाइन के सिर को उसके शरीर से जोड़ता है? वो है ना वो तारा। वो असल में 2 तारे हैं जो इतने करीब है कि एक ही नजर आते हैं। मैं कई सालों से इन्हें अपनी टेलीस्कोप से देखता आ रहा हूं, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। कितने धीमे धीमे वो आसपास में एक दूसरे के नाच रहे हैं। कोई भी ग्रह सूर्य का चक्कर इतने धीमे नहीं लगाता। आज हमें दिखने वाले ज्यादातर तारे हो सकता है कि किसी नजर न आने वाले पार्टनर के साथ नाच रहे हैं। ग्रेविटी, उसी की वजह से ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है। एक शताब्दी पहले सर आइजक न्यूटन भी इसीलिए परेशान हुए थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया था कि वहाँ ग्रेविटी कैसे काम करती है। आपस में बहुत दूर मौजूद तारे बिना एक दूसरे को छुए खाली स्पेस में कैसे एक दूसरे पर असर डाल सकते हैं। उन्होंने इसे एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था और वो इससे परेशान हो गए थे। 19वीं सदी में माइकल फैराडे ने पता किया कि हमारे चारों ओर नजर न आने वाली फील्ड्स ऑफ फोर्स काम करती हैं, जिनसे ग्रेविटी को समझा जा सकता है। सेब और पृथ्वी एक दूसरे को नहीं छूते, उनके बीच की फील्ड्स छूती हैं। उनकी कल्पना थी कि मास वाली हर चीज से ग्रेविटेशनल फोर्स चारों ओर फैल रहा है, चाहे वो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य या कुछ भी हो। ये उस सवाल का जवाब था जिसे न्यूटन नहीं सुलझा पाए थे। 1865 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में फैराडे के विचारों को गणित के नियमों में बदल दिया। उन्होंने पता किया कि ये फील्ड्स वेव्स की शक्ल में स्पेस में आती जाती हैं। जब उन्होंने उनकी रफ्तार का हिसाब लगाया तो पता चला वो लाइट की रफ्तार के बराबर है। उस वक्त हमने कॉस्मोस के ताने बाने को जानना शुरू ही किया था, मगर तब तक हमें टाइम, लाइट, स्पेस और ग्रेविटी के बीच बुने घने जाल को अलग करने में कामयाबी नहीं मिली थी। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन बर्लिन में अपनी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी पर काम कर रहे थे तो उन्होंने इन साइंटिस्ट्स के पोर्ट्रेट्स अपने आगे लगा रखे थे। वो जानते थे उनकी मदद के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। बरसों पहले एक किशोर के रूप में उसे एक ऐसा विचार आया जो उनके किसी भी विचार जितना ही महत्वपूर्ण था, और ये एक गर्मी में हुआ जब वो इटली में दिवा स्वप्न देख रहा था। 20 साल पहले 1895 की गर्मियों में आइंस्टाइन के पिता का जर्मनी का कारोबार बर्बाद हो गया और उनका परिवार यहाँ उत्तरी इटली आ गया। नौजवान आइंस्टाइन को इन सड़कों पर घूमना बहुत पसंद था। यहाँ उनके दिमाग में नए नए ख्याल आते थे। ऐसा लगता है इस वक्त ठहर सा गया हो। ये अब भी वैसे ही हैं जैसे तब थी जब आइंस्टाइन यहाँ दिन में सपने देखा करते थे। एक दिन उन्होंने लाइट के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि वो कितना तेज चलती है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम हमेशा किसी भी चीज की रफ्तार को नापते हैं तो उसकी किसी और चीज से तुलना करते हैं जो खुद चल ना रही हो। सिर्फ एक मुश्किल है, कॉस्मोस में कोई ऐसी चीज ढूंढना जो चल ना रही हो।
मान लीजिए मैं जमीन की तुलना में करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा हूँ, मगर जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, जमीन खुद चल रही है। पृथ्वी 1 घंटे में 1600 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा रफ्तार से घूम रही है, जबकि सूर्य का चक्कर ये 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लगा रही है और सूर्य भी 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा रफ्तार से आकाशगंगा में घूम रहा है। खुद आकाशगंगा भी ब्रह्मांड में करीब 25 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। कॉस्मोस में कोई भी जगह स्थिर नहीं है। कुदरत में जो भी है सब चल रहा है। इस बात ने अब तक के सबसे जीनियस इंसानों में से एक को हैरान भी किया और प्रेरित भी। नौजवान आइंस्टाइन के लिए भी इतने सारे रिलेटिव मोशंस को नापने वाले किसी पैमाने के बारे में सोचना मुश्किल हो रहा था। यही वो किताब है जिसने नौजवान आइंस्टाइन को प्रेरित किया था। बच्चे को किताब दो तो दुनिया बदल सकती है, देखा जाए तो ब्रह्मांड भी। जरा देखिए इसे, ये पहला पेज है। इसमें लिखा है बिजली किस तेजी से तारों से होकर दौड़ती है और लाइट स्पेस में। आइंस्टाइन को याद था बचपन में उन्होंने इस किताब से क्या सीखा था और शायद पहली बार इसी जगह ये कल्पना की दुनिया कैसी दिखेगी अगर लाइट की रफ्तार से सफर किया जाए तो। आइंस्टाइन ने इस बारे में जितना सोचा वो उतना ही उलझते चले गए। अगर मान लें कि लाइट की रफ्तार से जाना मुश्किल है तो भी कई दूसरे सवाल उठते हैं। आइंस्टाइन को यह जानकर बड़ा धक्का लगा कि विषय के बड़े से बड़े जानकार लोग भी जिसे सच मानते थे वो पूरी तरह से गलत था। तेज रफ्तार से चलने पर कुछ नियमों को मानना जरूरी हो जाता है। आइंस्टाइन ने इन नए नियमों को प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेटिविटी कहा था। जरा सोचकर देखिए कि जो नौजवान महिला अभी मोटरसाइकिल पर फर्राटे से हमसे आगे निकली है, वो अपनी मोटरसाइकिल कॉस्मोस में चला रही है। जिस चीज से लाइट निकल रही है उसकी रफ्तार से लाइट की रफ्तार पर असर नहीं पड़ता है, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में। उसकी अपनी रफ्तार से लाइट की रफ्तार नहीं बढ़ती। मोटरसाइकिल से निकली रोशनी भी लाइट की रफ्तार से ही चलेगी। कुदरत का कानून है, लाइट की रफ्तार से आगे जाना नामुमकिन है। दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी पदार्थ लाइट के बराबर या उससे ज्यादा तेज नहीं हो सकता। फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको लाइट के बराबर रफ्तार हासिल करने से रोके। लाइट की रफ्तार का 99.9% तो हासिल हो सकता है, मगर चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें, कभी लाइट की रफ्तार के बराबर नहीं जा सकते। ये बात सिर्फ तभी सच हो सकती है जब कॉस्मिक स्पीड लिमिट जैसी कोई चीज हो। चाबुक की आवाज इसलिए आई क्योंकि उसका किनारा आवाज से भी ज्यादा तेज रफ्तार से घूम रहा था। इससे एक शॉक वेव बन गई, एक छोटा सा सोनिक बूम जो इस इलाके में गूंज उठा। बिजली कड़कने पर भी यही होता है और पास से गुजरने वाले सुपरसोनिक जेट की आवाज भी। तो फिर लाइट रफ्तार पर ही बैरियर क्यों लगा है, आवाज की रफ्तार पर क्यों नहीं? जवाब सिर्फ ये नहीं है कि लाइट आवाज की तुलना में 10 लाख गुना ज्यादा तेज है, और ये सिर्फ इंजीनियरिंग की समस्या भी नहीं है जैसे कि पहला सुपरसोनिक जेट बनाने में आई थी। इसके बजाय लाइट बैरियर कुदरत के सबसे जरूरी नियमों में से है, जैसे कि ग्रेविटी है। आइंस्टाइन को दुनिया का ताना बाना समझ आ गया था और कॉस्मोस के सारे मोशंस के बीच यही एक मोशन है जो बदलता नहीं। लाइट एक ही रफ्तार से चलती है, भले ही इसके सोर्स की रफ्तार तेज या धीमी हो। बाकी सभी की तुलना में लाइट की रफ्तार एक जैसी ही रहती है। इसके बराबर की रफ्तार कभी कोई हासिल नहीं कर सकता। कुदरत के नियमों की यही तो खूबी है, उनको तोड़ना नामुमकिन है। एक फिजिसिस्ट का काम होता है इन नियमों को खोजना, वो नियम जो अलग अलग कल्चर्स या अलग अलग टाइम में बदलते नहीं और पूरे कॉस्मोस पर लागू होते हैं। और इसीलिए जैसा कि आइंस्टाइन ने दिखाया, लाइट की रफ्तार के पास पहुंचने पर मजेदार चीज होती है। लाइट की रफ्तार के आसपास सफर करना एक तरह से अमर हो जाने जैसा है, क्योंकि तब आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक उन लोगों की तुलना में धीमी हो जाती है जिन्हें हम पीछे छोड़ आए हैं। ये हकीकत हम इंसानों को, जिनकी उम्र 100 साल के आसपास ही होती है, तारों के पास पहुंचने का जरिया बन सकती है, जहां पर चल रहा है स्पेस और टाइम का मैजिक शो।
19वीं सदी के एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल को अपने बेटे जॉन को ब्रह्मांड के चमत्कार बताना पसंद था। मेरा एक दोस्त था, बहुत दिमाग वाला। वो एस्ट्रोनॉमर था और एक पादरी भी। उसका नाम था जॉन मिचेल। जब तुम बहुत छोटे थे तभी वो बेचारा गुजर गया। उसका दावा था कि कुछ तारे नजर नहीं आते, वो होते जरूर हैं मगर हम उन्हें देख नहीं पाते। डार्क स्टार मिचेल उन्हें कहता था। वो आपके दोस्त थे डैड, मगर मेरे ख्याल से वो गलत थे। अगर कोई उन तारों को देख ही नहीं सकता तो ये कैसे पता वो सच में है? क्या तुम्हें वो आदमी दिख रहा है जिसके पैरों के ये निशान हैं? बिल्कुल नहीं डैड, मुझे तो नहीं दिख रहा। ये तो मानोगे वो होगा जरूर। जॉन मिचेल एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिनका आपने नाम भी न सुना हो। वो 18वीं सदी में इंग्लैंड में रहते और काम करते थे। उन्होंने अपना कभी पोर्ट्रेट बनवाया भी हो तो वो अब मौजूद नहीं है। उन्हें जानने वालों ने एक बार उन्हें ठिगना और काले रंग रूप वाला मोटा आदमी बताया था। मिचेल का मानना था कि एक तारा इतना बड़ा, इतना भारी भरकम है कि उसकी ग्रेविटी से कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि लाइट भी बचकर नहीं निकल सकती। आप डार्क स्टार्स को ढूंढ सकते हैं, उसे आंखों से नहीं देख सकते, सीधे तौर पर तो नहीं, मगर हो सकता है कि ये भी कोई अपना निशान छोड़ जाता हो। मिचेल को लगा कि हम शायद इनमें से कुछ डार्क स्टार्स को ढूंढ सकते हैं, उनकी जबरदस्त ग्रेविटी की वजह से। अगर वो किसी छोटे और चमकदार तारे के पास है तो वो छोटा तारा नजर ना आने वाली किसी चीज का चक्कर लगाता दिखेगा। भले ही हम इसे देख ना पाए, मगर हमें पता है कि बहुत ज्यादा मास वाली कोई चीज वहां जरूर है, एक डार्क स्टार, या आजकल जिसे ब्लैक होल कहा जाता है। तो ब्लैक होल कैसा होता है और उसके अंदर क्या होता है, हम ये पता करेंगे, मगर पहले मैं आपको अपने शहर ले चलता हूं, न्यूयॉर्क सिटी। मुझे हमेशा लगता है कि यहाँ की हर चीज लगातार चलती ही रहती है। मेरी ज्यादातर जिंदगी यही गुजरी है, फिर भी यहाँ हमेशा कुछ नया दिख जाता है, मगर एक चीज कभी नहीं बदलती, ग्रेविटी। पृथ्वी पर ग्रेविटी पिछले 4.5 अरब सालों से ज्यों की त्यों है, पर आज अगर हम इसमें बदलाव ला दें तो ग्रेविटी स्पेस टाइम के आकार में बदलाव का नतीजा है। जैसा खुद आइंस्टाइन ने दिखाया था, स्पेस बढ़ भी सकता है और किसी भी हद तक सिकुड़ भी सकता है। अगर पृथ्वी का आकार या इसकी डेंसिटी कुछ और होती तो उसकी ग्रेविटी भी इतनी नहीं होती। ऐसे में बहुत कुछ हो सकता है। न्यूयॉर्क के लोगों को अभी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अभी पृथ्वी की ग्रेविटी 1G है। मान लीजिए हमने यहाँ की एक सड़क पर से ग्रेविटी को हटा दिया है। जो लोग और जो चीजें इस वक्त मोशन में होंगे वो हवा में उड़ जाएंगे। और अब मैं अगर ग्रेविटी को बढ़ाकर 8 या 9G के बराबर कर दूं, तो भलाई इसी में होगी कि ये जगह खाली करा ली जाए। तो ये जी फोर्स उतना ही होता है जितना किसी फाइटर पायलट को तेजी से मुड़ने पर महसूस होता है। कुछ मिनट के लिए इसे बर्दाश्त कर लेंगे, मगर इससे आपको परेशानी होगी। 1 लाख जी फोर्स पर तो फायर हाइड्रेंट भी अपने ही वजन से चूर चूर हो जाएगा। मगर जी फोर्स कई लाख तक पहुंचने पर ग्रेविटी लाइट को भी खींच लेती है। लाइट अब भी अपनी तय रफ्तार से चलती है, मगर वो इससे बचकर नहीं जा पाती। यही मिचेल का डार्क स्टार या हमारा ब्लैक होल है, और सबसे नजदीकी, इतने पास कि आप सोच भी नहीं सकते।
ऐसा नहीं कि कोई भी तारा ब्लैक होल बन जाए, हजारों में से कोई एक ही इतना बड़ा होता है। सबसे नजदीक वाला पृथ्वी के 100 लाइट ईयर्स के दायरे में हो सकता है। ब्लैक होल्स उस तरह के कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स नहीं हैं जैसे साइंस फिक्शन में दिखाए जाते हैं। वो हर किसी को हड़प करने के लिए नहीं बने हैं। इसके लिए उनके नजदीक जाना होगा, मगर ऐसा किया तो वो आखिरी चीज होगी जिसे आप देखेंगे। हमारा सामना कई लाख जी फोर्स वाली ग्रेविटी से हो रहा होगा, और मत भूलिए ये लाइट को भी निगल लेता है। हम दूर ही रहेंगे। जब बड़े तारों का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो इतने गर्म नहीं बने रह पाते कि अपनी ही ग्रेविटी के अंदरूनी खिंचाव को रोक सकें। इसलिए बहुत बड़े तारे अंधेरे में डूब जाते हैं, सिर्फ उनकी ग्रेविटी बाकी रहती है। एक बहुत बड़े तारे के सिकुड़ने के बाद जो कुछ बचता है उस पर इस ब्लैक होल का पर्दा डल जाता है। यह तारा इतना सिकुड़ जाता है कि इस अंधेरे में भी नजर नहीं आता। सिर्फ 64 किलोमीटर चौड़ा बचता है। ये अब तक का खोजा गया पहला ब्लैक होल है, सिग्नस X1। इतनी छोटी, अंधेरी और इतनी दूर की चीज का पता हमने पृथ्वी से कैसे लगा लिया? हमने इसे दूसरी तरह की लाइट में देखा, एक्सरे में। एक्सरे लाइट में नीले रंग का तारा नजर नहीं आया क्योंकि उसकी सतह का तापमान ज्यादा नहीं, सिर्फ 30,000 डिग्री है। मगर ब्लैक होल के चारों ओर मौजूद गैस का घेरा चमचमा रहा था 10 करोड़ डिग्री तापमान में, जैसा कि विलियम हर्शल ने पता किया था। बहुत से तारे अपने साथियों के साथ मिलकर एक बाइनरी स्टार सिस्टम बना लेते हैं, मगर ऐसे जोड़े का एक तारा बहुत बड़ा और दूसरा छोटा और ठोस हो तो छोटा वाला तारा अपने बड़े जोड़ीदार के एटमॉस्फेयर को अपनी तरफ खींच लेता है। यह अजीबोगरीब रिश्ता लाखों साल तक बना रहता है। बड़े वाले तारे का एटमॉस्फेयर बाहर खींचकर एक गर्म और चमकदार डिस्क की शक्ल ले लेता है, जो गोल घूमते घूमते एक ब्लैक होल में बदल जाती है। जबरदस्त ग्रेविटी नीले तारे की गैस को मौत के मुंह में धकेलने लगी और वो स्पेस टाइम की सरहद पार करके हमेशा के लिए खत्म होने लगी। वो सरहद जो ब्लैक होल को बाकी ब्रह्मांड से अलग करती है, उसे इवेंट होराइजन कहते हैं। हालांकि डिस्क इवेंट होराइजन तक कभी नहीं पहुंचती, मगर उसके नजदीक पहुंचने पर उसके मैटर की रफ्तार धीमी हो जाती है। मगर आप गोल घूमती गैस पर सवार हों, जिसकी मैं सलाह नहीं देता, तो आप कुछ ही सेकंड में इवेंट होराइजन को पार करके एक ऐसी अनजान जगह पहुंच जाएंगे जहां जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। हमने दर्जनों आकाशगंगाओं में तलाश किया है और हर आकाशगंगा में हमें एक बहुत बड़ा ब्लैक होल मिला है। हमारी अपनी आकाशगंगा भी इसका अपवाद नहीं है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र के पास वाले तारे 4 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से घूमते रहते हैं। इनकी रफ्तार इतनी तेज क्यों है? इसकी सिर्फ एक वजह हो सकती है। इसके केंद्र में कोई ऐसी चीज है जो मास में 40 लाख सूर्यों के बराबर है। तो फिर 40 लाख सूर्यों की रोशनी कहां गई? चूंकि हम इसे देख नहीं सकते, इसलिए वो जरूर एक ब्लैक होल के अंदर फंसी होगी। पृथ्वी इससे बहुत दूर है और उसे इससे कोई खतरा नहीं है। दूसरी दुनियाएं इतनी किस्मत वाली नहीं होंगी। अगर आप किसी तरह इवेंट होराइजन तक का खतरनाक सफर करके भी सही सलामत बचे हैं, तो आप इतिहास को देख सकते हैं और आपको ब्रह्मांड का पूरा भविष्य भी साफ नजर आ सकता है। कैसे? क्योंकि जब ब्लैक होल की जबरदस्त ग्रेविटी स्पेस और टाइम को तोड़ मरोड़ देती है, तो टाइम हद से ज्यादा घिर जाता है। मगर वहां आपको क्या नजारा दिखेगा? वहां जाने से पहले मैं आपको आगाह कर दूं कि हम एक ऐसी जगह में दाखिल हो रहे हैं जो हमारे वैज्ञानिक ज्ञान से अभी तक अछूती है। हमें सिर्फ इतना पता है कि ब्लैक होल की कैद में फिजिक्स के ऐसे नियम काम करते हैं जिनसे हम बंध जाते हैं। मगर जब तक कोई अगला आइंस्टाइन न आए, चलिए कुछ सोचते हैं। 18वीं सदी में जॉन मिचेल ने ऐसे ही सबसे पहले डार्क स्टार्स की कल्पना की थी, और यही चीज आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रेवन
डैड, क्या आप भूतों पे यकीन करते हैं? नहीं नहीं, इंसानों वाले भूतों में तो कभी नहीं, उनमें तो कतई नहीं। ऊपर देखो मेरे बच्चे, आसमान में भूत ही भूत है। अगर आप ब्लैक होल जाकर भी जिंदा बचे रहे तो हो सकता है हमारे ब्रह्मांड में किसी और जगह या टाइम पर फिर सामने आ जाए, और इससे रिलेटिविटी का पहला नियम गड़बड़ा जाता है। लाइट की रफ्तार से आगे जाना नामुमकिन है। स्पेस में लाइट से ज्यादा तेजी से कोई चीज नहीं चल सकती, मगर स्पेस का मतलब सिर्फ खालीपन नहीं होता। ये खींच या सिकुड़ भी सकता है, या इसका हुलिया बदल सकता है, और जब ऐसा होता है तो टाइम में भी फेर बदल हो जाता है। आइंस्टाइन ने खोज की थी कि स्पेस और टाइम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्पेस टाइम खुद इतना बदल सकता है कि किसी भी रफ्तार से आपको कहीं भी ले जाए। हो सकता है ब्लैक होल ब्रह्मांड के अंदर बनी सुरंगें हों। आकाश गंगाओं के बीच के सबवे सिस्टम में आप स्पेस टाइम के सबसे दूर के छोर तक जा सकते हैं, या ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जो और भी हैरत अंगेज हो सकता है हम ऐसे ब्रह्मांड में पहुंच जाएं जो पूरी तरह अलग हो। मगर पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर कैसे समा सकता है, जो खुद हमारे ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है? यह भी स्पेस टाइम की एक और मैजिक ट्रिक है। ब्लैक होल की जबरदस्त ग्रेविटी अपने अंदर एक पूरे ब्रह्मांड के स्पेस को समेट कर रख सकती है। पृथ्वी की ग्रेविटी से हमें दिक्कत हो सकती है, मगर यह उस ग्रेविटी के आगे कुछ भी नहीं है जो एक मर रहे तारे के अंदर होती है। हमें सिर्फ इतना पता है कि जब किसी बड़े तारे के खत्म होने से ब्लैक होल बनता है तो उसके केंद्र में बहुत ज्यादा डेंसिटी और प्रेशर होता है, जो उसी बिग बैंग जैसा होता है जिससे हमारा ब्रह्मांड बना था। और ब्लैक होल के अंदर मौजूद ब्रह्मांड में खुद अपने ब्लैक होल्स भी बन सकते हैं, जिनसे और दूसरे ब्रह्मांड बन सकते हैं। हो सकता है हमारा कॉस्मोस ऐसे ही बना हो। हम सिर्फ इतना जानते हैं, अगर आपको यह देखना हो कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है तो अपने चारों ओर देखिए। विलियम हर्शेल ने यह पता किया था कि सूर्य और उसके ग्रह मिल्की वे में घूम रहे हैं। और उनके बेटे जॉन का क्या हुआ? बड़ा होकर एक महान वैज्ञानिक बना। अपने पिता के साथ उसने बचपन में स्पेस को जितना देखा था, उसकी बदौलत उसने आकाश गंगाओं का वो कैटलॉग बनाया जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। जब विलियम की सेहत गिरने लगी तो जॉन उनके साथ पूरी रात टेलीस्कोप से तारे देखने में उनकी मदद करते थे। और जब उनके पिता की मौत हुई तो जॉन ने उनकी कब्र पर यह लिखवाया, जिन्होंने स्वर्ग की दीवारों को तोड़ दिया। जॉन को अक्सर अपने पिता के साथ बिताए गर्मियों की वो रातें याद आती थीं। शायद इसीलिए उन्होंने गुजरे वक्त को सहेजने का तरीका निकाला। जॉन हर्शल एक नए तरह के टाइम ट्रेवल की शुरुआत करने वालों में से एक थे, जिसमें लाइट और यादों को कैद किया जाता है। उन्होंने इसके लिए एक शब्द भी दिया था, फोटोग्राफी। अगर देखा जाए तो फोटोग्राफी का मतलब ही है वक्त में पीछे जाना। ये इंसान हमें सदियों से ऐसे ही देख रहा है। लाइट ने इसे सहेज कर रखा है। हो सकता है आने वाले कल में हम गुजरे वक्त को तीनों डायमेंशंस में सहेज कर रख पाएं। हम यादों के अंदर भी पहुंच सकते हैं। समय में पीछे जाना शायद मुमकिन ना हो पाए, मगर शायद एक दिन हम गुजरे कल को अपने पास ला सकते हैं। यह मेरे गुजरे कल का एक पल है। जॉन हर्शल की तरह मैं भी अपने बचपन को याद कर रहा हूं। 20 दिसंबर 1975 का दिन है।
एथिका न्यूयॉर्क में बर्फ गिर रही थी। सड़क का यही वो मोड़ था जो इस वक्त मुझे आप तक लेकर आया है। इसी दिन मैं कार्ल सैगन से मिला था। इससे मुझे आसमान की उन घोस्ट स्टार्स की याद आती है, वो तारे जो मर चुके हैं मगर उनकी रोशनी अब तक हमारे पास आ रही है।